Good morning, dear students. So, how are you all? I hope everything is going good. So, beta, we are discussing about the chapter number 2 from trade to territory. और till now we had discussed many things. बहुत सारी बातें हम कर चुके हैं, ठीक है. और आपको समझ भी आ रहा है बेटा, मैप साथ रखा करो पढ़ते हुए, ठीक है. पता रहना चाहिए कि कौन सी लोकेशन है, जल्दी आपको समझ आएगा, ठीक है. तो अभी हम करेंगे आज ये इसका लास्ट टॉपिक है, ठीक है. पेज नंबर 21. तो पेज नंबर 21 पे आ जाओ. सेटिंग अप ए न्यू एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि ब्रिटिशर्स ने टेरिटरी तो कंट्रोल कर लिए, ठीक है. अब उन्होंने किस तरह से न्यू एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम सेटअप किए, हाउ दे यूज. तो क्या हुआ, एज आई टोल्ड यू, द गवर्नर ऑफ कंपनी, जो कंपनी के गवर्नर होते थे जनरली वही इंडिया पे भी रूल करना शुरू हो गए थे जब कंपनी ने अपना रूल इस्टेब्लिश किया था. सो सेटिंग अप अ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन. वॉरेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल फ्रॉम 1773 टू 1785. देखो 1773 से 1785 तक एक गवर्नर जनरल बने, ठीक है. और वो कौन थे, उनका नाम था वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है. सो वॉरेन हेस्टिंग जो थे वो गवर्नर जनरल बने. वॉरेन हेस्टिंग्स was one of the many important figures who played a significant role in the expansion of company power. और उन्होंने एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया अपने पावर बढ़ाने में, कंपनी की पावर बढ़ाने के लिए, ठीक है. बाय हिज टाइम द कंपनी हैड एक्वायर्ड पावर नॉट ओनली इन बंगाल बट ऑल्सो इन बॉम्बे एंड मद्रास. तो वो सिर्फ बंगाल में ही उनकी पावर इंक्रीज नहीं, बल्कि जैसे बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता, 3 प्रेसिडेंसी सिटीज़ थी, तीनों में उनकी पावर बढ़ी और तीनों जगह उन्होंने क्या किया, अपने अपने टेरिटरी इंक्रीज किए. ब्रिटिश टेरिटरीज आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स कॉल्ड प्रेसिडेंसी, ठीक है. तो हुआ क्या, जैसे मान लो मैं आपको, ये अपने इंडिया का अभी मैप है, अब देखो यहाँ पे है बॉम्बे, यहाँ पे है चेन्नई जिसको पहले कहते थे मद्रास, और यहाँ पे है कलकत्ता, ठीक है. तो ये 3 इम्पोर्टेंट लोकेशंस थे ब्रिटिशर्स के, ठीक है. तो बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता, और मेनली उन्होंने अपनी पावर इस्टेब्लिश कहाँ की, बंगाल में, क्योंकि बंगाल जो था वो उनके कब्जे में आ गया था. अब पहले जैसे तुम्हें बताया, ये बांग्लादेश तो था ही नहीं, ये क्या था, एक बंगाल का ही पार्ट हुआ करता था. तो यानी कि यहाँ से ये सारा जो इलाका था यहाँ तक का, ये सारा इंडिया में ही आता था. तो ये बंगाल का पूरा एरिया यहाँ तक था. ये सारा एरिया किसके अंडर आ गया, ये सारा एरिया ब्रिटिशर्स के अंडर आ गया था. सो ईच वॉज रूल्ड बाय अ गवर्नर. और तीनों जगह क्या था, एक गवर्नर, कलकत्ता का गवर्नर, मद्रास का गवर्नर, बॉम्बे का गवर्नर, तीनों जगह अलग अलग होता था. पर उन तीनों का हेड कौन होता था, बंगाल वाला गवर्नर. द सुप्रीम हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन वॉज गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग. द फर्स्ट गवर्नर जनरल इंट्रोड्यूस सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स नोटेबली इन स्फेयर ऑफ जस्टिस. तो उन्होंने काफ़ी सारे चेंजेस किए, काफ़ी एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस किए, कुछ नए उन्होंने डिविजन्स क्रिएट किए. उन्होंने स्पेशली जस्टिस के लिए, ठीक है, उन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट भी बनाया था कलकत्ता के अंदर. फ्रॉम 1772 अ न्यू सिस्टम ऑफ जस्टिस वॉज इस्टेब्लिश्ड. अब पहले तो क्या होता था, जब राजा महाराजाओं के टाइम होते थे, जो राजा है वही कानून है, वही अदालत है, जो भी केस होगा वो राजा ही सुनेगा, जो वो फाइनल कर देगा वही सारा फाइनल है, ठीक है. बट उन्होंने क्या हुआ, राजा वाला सिस्टम अब नहीं था, ठीक है. ब्रिटिशर्स ने 1772 में जब उन्होंने पावर एक्वायर किया तो उन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट बनाया, एक नया सिस्टम डेवलप किया. ईच डिस्ट्रिक्ट वॉज टू हैव 2 कोर्ट्स, अ क्रिमिनल कोर्ट
जिसको कहते थे उस टाइम पे फौजदारी अदालत, एंड सिविल कोर्ट जिसको कहते थे दीवानी अदालत। मौलवीज एंड हिंदू पंडित इंटरप्रेटेड इंडियन लॉज फॉर द यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हु प्रिजाइडेड ओवर सिविल कोर्ट्स। अब जो वो दो कोर्ट बनी थी, एक क्या थी, क्रिमिनल कोर्ट और एक थी सिविल कोर्ट्स। ठीक है, सिविल कोर्ट को बोलते थे दीवानी अदालत और क्रिमिनल को फौजदारी अदालत। ठीक है, अब पॉपुलेशन तो इंडियन ही थी, बट रूलर कौन थे, अब वो ब्रिटिशर्स हो गए थे। ठीक है, तो उन्होंने जो बंगाल का एरिया था वहाँ के सारे डिस्ट्रिक्ट्स में दो दो अदालतें बना दी। ठीक है, एक सिविल कोर्ट, एक क्रिमिनल कोर्ट, फौजदारी अदालत, दीवानी अदालत। तो जब कोई केस आता था, मान लो दीवानी अदालत में कोई केस आ गया, तो क्या होता, अब जो यहाँ की पॉपुलेशन थे वो या तो हिंदू थी या मुस्लिम थी। ठीक है, तो उन्होंने कुछ मौलवीज थे, कुछ पंडित से जो अपने अपने धर्म के हिसाब से कानून जो थे वो बताते थे, और फाइनल डिसीजन कौन लेता था, जो वहाँ का जज होता था, और जज ज़्यादातर जो होते थे वो यूरोपियंस ही होते थे। The criminal court were still under a qazi and a mufti, but under the supervision of collectors. ठीक है, तो जितना फौजदारी अदालत थे, पहले यहाँ पे क्या था, मुस्लिम रूल था, नवाब थे। ठीक है, तो बाद में जो अदालतें बनी फौजदारी अदालतें, वो भी, उसका भी हेड कौन होता था, काजी होता था। काजी क्या होता था, वो एक तरह से मुस्लिम हेड होते थे। ठीक है, जो कि फौजदारी अदालत संभालते थे, उन्हें वहाँ पे मुकदमा आता था, उसके फैसले लेते थे। बट अब उनके ऊपर कंट्रोल किसका था, कलेक्टर्स का, ब्रिटिश कलेक्टर्स का। ठीक है, सो बेसिकली काजी किसको कहते हैं, उर्दू में जज को कहते हैं। ठीक है, जज को काजी कहा जाता है उर्दू में, मुस्लिम्स में काजी जज को कहते हैं। एंड मुफ्ती क्या होता है, आपको साइड में उसका मीनिंग दिया हुआ है, अ ज्यूरिस्ट ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सपाउंडिंग द लॉ दैट द काजी वुड एडमिनिस्टर। मुफ्ती जो होता है वो मुस्लिम कानूनों को बताता है, और काजी जो है वो उसी के बेस पे फैसले लेता है। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। A major problem was that the Brahman Pandit gave different interpretation of local laws based on different schools of धर्म शास्त्रा। अब उस टाइम पे एक प्रॉब्लम और भी खड़ी हो गई। अब ब्रिटिशर्स ने फौजदारी दीवानी अदालतें तो बना दी, नया जुडिशियल सिस्टम तो डेवलप कर दिया। ठीक है, बट हिंदुइज्म में एक प्रॉब्लम आ गई कि अलग अलग ब्राह्मण अलग अलग रूल्स उस समय अलग अलग शास्त्रों के हिसाब से बता रहे थे। ठीक है, so to bring about uniformity in 1775 11 पंडित were asked to compile a digest of Hindu laws। तो क्या हुआ, उन्होंने, अब हर बार ये दिक्कत आती थी, किसी इलाके में कोई अलग कानून बता देता, कोई किसी इलाके में अलग, तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, 11 पंडितों को इकट्ठा किया एक साथ, और उनको बोला भाई आप सारे मिलके एक जैसे आप अपने रूल बनाएं, और एक हिंदू डाइजेस्ट उन्होंने उसका बनवाया। वो एक क्या थी, शुरुआती कानूनों का आप किताब कहो या शुरुआती संविधान कहो। ओके, सो NB हेल्ड ट्रांसलेटेड दिस डाइजेस्ट इनटू इंग्लिश। तो NB हल्ड नाम से एक पर्सन थे जिन्होंने, वो पंडितों ने जो एक कोड बनाया था या एक अपने कानूनों की किताब बनाई थी, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। By 1778 a code of Muslim laws was also compiled for the benefit of European judge। अब इसी तरह फिर 1778 में मुस्लिम्स के भी एक कोड बनाया, उन्होंने भी अपने कानून जो है वो एक जगह कंपाइल किए। ठीक है, तो यानी कि हिंदू कोड भी आ गया और मुस्लिम कोड भी आ गया। ठीक है, यानी हिंदुओं के कानून भी और मुस्लिमों के कानून, दोनों कानून आ गए। ठीक है, अंडर द रेगुलेटिंग ऑफ 1773। तो जो उन्होंने अपना एक्ट बनाया था 1773, उसके तहत जो यूरोपियन जज थे उनको फैसले लेने में आसानी होने लग गई, क्योंकि अब दोनों के अपने अपने कानून आ गए थे। अ न्यू सुप्रीम कोर्ट वॉज इस्टेब्लिश्ड वाइल अ कोर्ट ऑफ अपील द सदर निजामत अदालत वॉज ऑल्सो सेटअप एट कलकत्ता। तो एक सुप्रीम कोर्ट जिसको उर्दू में कहा जाता है सदर निजामत अदालत, सदर का मतलब होता है हेड। ठीक है, तो एक हेड कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट जो थी वो कलकत्ता में बनी, यानी
कोई जो ये हर डिस्ट्रिक्ट में 2 कोर्ट बनी थी, अगर कोई वहाँ के फैसले से सेटिस्फाई नहीं है तो वो अपील कर सकता था। द प्रिंसिपल फिगर इन एन इंडियन डिस्ट्रिक्ट वॉज द कलेक्टर। अब डिस्ट्रिक्ट का जो हेड कौन होता था? कलेक्टर, उसको कलेक्टर कहते थे। As the title suggests, his main job was to collect revenue and taxes and maintain law and order in his district. अब जैसे नाम से पता लगता है कलेक्टर, उसका मेन काम क्या होता था? रेवेन्यू कलेक्ट करने का, ठीक है, टैक्सेस कलेक्ट करने का, साथ में फिर उसको लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन करने का काम था, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ जजेस, पुलिस ऑफिसर एंड दरोगाज, ठीक है। दरोगा बोलते थे जो पुलिस थानों में पहले जो अफसर होते थे या कर्मचारी होते थे उनको दरोगा कहते थे, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का काम ये भी था, वो पुलिस की मदद से, दरोगा की मदद से, जजेस की मदद से लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन करे। हिज ऑफिस द कलेक्ट्रेट बिकेम द न्यू सेंटर ऑफ पावर एंड पैट्रोनेज दैट स्टेडली रिप्लेस्ड प्रीवियस होल्डर ऑफ अथॉरिटी। तो यानी अब मेन पावर किसके पास थी? कलेक्टर के पास थी। तो अभी यानी अथॉरिटी किसके पास आके टिक गई? कलेक्टर्स के पास, ठीक है। अब आते हैं द कंपनी आर्मी, ठीक है। कंपनी ने आर्मी के किस तरह से इस्टेब्लिशमेंट किया। कॉलोनियल रूल इन इंडिया ब्रॉट इन सम न्यू आइडियाज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिफॉर्म्स बट इट्स पावर रेस्टेड ऑन इट्स मिलिट्री स्ट्रेंथ। अब हालांकि ब्रिटिशर्स ने अपने एडमिनिस्ट्रेशन पे फोकस किया, बहुत सारे रिफॉर्म भी किए, नए नए चेंज भी किए, बट उनकी मेन क्या पावर थी? मेन पावर थी उनकी मिलिट्री। द मुगल आर्मी वॉज मेनली कंपोज ऑफ कैवेलरी। कैवेलरी होती है घुड़सवार, ठीक है, जो घोड़े पे बैठ के लड़ते थे, ठीक है, जिनको सवार कहते थे, ट्रेंड सोल्जर ऑन हॉर्स बैक। तो मुगलों की जो फौज थी उसमें मेन लड़ाके कौन होते थे? घोड़े पे वे। तो वो क्योंकि घोड़े तेज भाग सकते थे, एकदम अटैक कर सकते थे, ठीक है, और घोड़े पे बैठ के जो सवार होते थे वो इतने ट्रेंड होते थे, वो फुल स्पीड से भागते हुए घोड़े के ऊपर बैठ के भी तीर से पूरा एग्जैक्ट निशाना लगा सकते थे। ओके, सो द मुगल आर्मी वॉज मेनली कंपोज ऑफ कैवेलरी, द इन्फेंट्री दैट इज पैदल सोल्जर, एंड दे वर गिवन ट्रेनिंग इन आर्चरी, तीरंदाजी एंड यूज ऑफ स्वॉर्ड। तो मुगलों की सेना में क्या होते थे? घुड़सवार होते थे, कुछ पैदल या फिर पैदल सैनिक होते थे, ठीक है, जो कि तीरंदाजी यानी कि तीरों से और तलवारों से लड़ते थे। द कैवेलरी डोमिनेटेड द आर्मी एंड द मुगल स्टेट डिडंट फील द नीड टू हैव अ लार्ज प्रोफेशनली ट्रेड इन्वेंट्री। तो मेनली जो पावर होती थी, मेन जो दम होता था वो किस में होता था? कैवेलरी में, घुड़सवार वाली सेना में। तो मुगलों ने ज़्यादा कभी पैदल सेना पे ध्यान ही नहीं दिया, उनको लगता था मेन जो लड़ाई जीती जाती है वो घुड़सवारों के दम पे ही जीती जाती है। The rural area had a large number of armed peasants and local जमींदार्स often supplied the Mughals with पैदल soldiers। और गाँव में जो जमींदार होते थे उस टाइम पे वो भी अपने आर्म्स रखते थे, तलवार वगैरह रखते थे, तो बहुत अच्छी ट्रेनिंग भी उनकी होती थी ठीक ठाक सी। ज़रूरत पड़ने पे गाँव से बहुत सारे लोग जो ज़मींदार होते था वो पैदल सैनिकों को आर्मी में भेजता था लड़ने के लिए। A change occurred in the 18th century when Mughal successor states like Awadh and Banaras started recruiting peasants into their army and training them as professional soldiers। बट बाद में सिनेरियो चेंज होने लगा, जैसे कुछ किंगडम्स थी लाइक अवध, ठीक है, उसने क्या किया? पीजेंट्स को, किसानों को आर्मी में एज अ सोल्जर ही भर्ती करना शुरू कर दिया, उनको प्रोफेशनली ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। The East India Company adopted the same method when it began recruitment for its own army। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी अपनी आर्मी पे फोकस किया तो उन्होंने भी वही मेथड अपनाया, उन्होंने भी प्रोफेशनली ट्रेनिंग जो है वो देनी शुरू की। Which came to be known as the Sepoy Army from the Indian word सिपाही meaning soldier, ठीक है, सोल्जर को हिंदी में कहते हैं सिपाही। तो उस टाइम पे तो सिपाही वर्ड ही यूज़ होता था, तो ब्रिटिशर्स ने सिपाही का इंग्लिश कन्वर्जन कर दिया सेपॉय, ठीक है, सो दैट्स वाई उन्होंने क्या है उसको सेपॉय आर्मी बोलते थे। एज वॉरफेयर टेक्नोलॉजी चेंज फ्रॉम 1820s द कैवेलरी रिक्रूटमेंट ऑफ कंपनी आर्मी डिक्लाइन।
अब जैसे जैसे टाइम बढ़ा 1820s के बाद जो था कैवेलरीज का यानी घुड़सवार वाली जो आर्मी है उसका जो दौर था वो कम होने लग गया, क्योंकि अब क्या हो गया था, बंदूकें आने लग गई थी। ठीक है, तो तीरों से तलवारों से लड़ाई अब कम होने की बजाय तोप और बंदूकें ज़्यादा यूज़ होने लग गई, तो इसलिए कैवेलरी का रोल उतना पावरफुल नहीं रहा। because the British Empire was fighting in Burma, Afghanistan and Egypt, where soldiers were armed with muskets and matchlocks। ठीक है, तो क्या था कि अब जैसे इंडिया के इस तरफ एक कंट्री है, इसका नाम है म्यांमार, और इसको पहले क्या बोलते थे, बर्मा। तो ब्रिटिश सोल्जर्स अब यहाँ तक तो ब्रिटिशर्स के कब्जे में था, तो वो ब्रिटिशर्स बर्मा में भी लड़ रहे थे, बर्मा पे भी कंट्रोल बनाना चाहते थे। तो वहाँ पे एक तो ये पहाड़ी एरिया है, घुड़सवार काम नहीं आएंगे, दूसरा वो वहाँ पे मैच लॉक्स यानी बंदूकों से लड़ रहे थे। The soldiers of company's army had to keep pace with the changing military requirement, and its infantry regiments now became more important। तो चेंजेस जो थे वो उनको अडॉप्ट करने थे, तो धीरे धीरे क्या हुआ, जो इन्फेंट्री है वो मोर वैल्यूएबल हो गई, किसके कंपैरिजन में, कैवेलरी की कंपैरिजन में। In the early 19th century, the British began to develop a uniform military culture. Soldiers were increasingly subjected to European style training। अब धीरे धीरे ब्रिटिशर्स ने मिलिट्री कल्चर को भी चेंज कर दिया। पहले जैसे गांव से किसान हर तरह के लोग आते थे, अब उन सबको एक तरह की ड्रेस और एक तरह का यूरोपियन स्टाइल में उनको ट्रेनिंग मिलना शुरू हुआ। ड्रिल एंड डिसिप्लिन दैट रेगुलेटेड देयर लाइफ फार मोर देन बिफोर। उनको एक डिसिप्लिन लाइफ में रखा गया, अलग एरियाज़ डेवलप किए। ठीक है, तो उससे उनका जो एफिशिएंसी था वो पहले से ज़्यादा अच्छा हो गया। Often this created problems since caste and community feeling were ignored in building a force of professional soldiers। But problems और भी आती थी, क्योंकि बहुत सारे कास्ट एंड रिलीजियस व्यूज़ को इग्नोर करते थे वो अपनी प्रोफेशनलिज्म में, या जो एक जैसे रूल। अब मान लो उन्होंने क्या किया, उन्होंने यूनिफॉर्मिटी कर दिया, अभी सब एक जैसे ड्रेस पहनेंगे, एक जैसे बैरक में रहेंगे। तो अपर कास्ट जो हिंदूज़ थे उनको वो उस टाइम पे एससी लोगों के साथ एक्सक्लूजन रहता था, वो एक साथ नहीं रहते थे। या कुछ जगहों पे कुछ रिलीजियस सिंबल यूज़ होते थे, जैसे बहुत सारे लोग कानों में एक बाली पहनते थे। तो मद्रास में आर्मी ने के कुछ सोल्जर्स ने वहाँ पे भी रिवोल्ट कर दिया था। ठीक है, क्योंकि उन्होंने वो बाली पहनने पे मना कर दिया। ओके, ताकि वो ये चाहते थे भी किसी भी तरह का कोई रिलीजियस सिंबल ना हो जिसे सब एक जैसे सोल्जर लगें। बट जो लोग थे वो कास्ट एंड रिलीजियस सिंबल छोड़ना नहीं चाहते थे। सो कुड इंडिविजुअल सो ईजिली गिव अप देयर कास्ट एंड रिलीजियस फीलिंग। भाई क्या कोई बंदा ईजिली अपने कास्ट एंड रिलीजन छोड़ सकता है? नहीं छोड़ सकता। सो कुड दे सी देमसेल्व्स ओनली एज सोल्जर नॉट एज मेंबर ऑफ कम्युनिटी। वे क्या सिर्फ वो बस अपने आप को ब्रिटिश मिलिट्री का हिस्सा माने, अपनी कम्युनिटी अपने रिलीजन का ना माने? सो व्हाट डिड सेपॉय फील? हाउ डिड दे रिएक्ट टू चेंजेस इन देयर लाइफ एंड देयर आइडेंटिटी? दैट इज़ देयर सेंस ऑफ हु दे वर। ठीक है, सो सिपाहियों को कैसा फील हुआ एंड उन्होंने इसके लिए अपनी लाइफ में आइडेंटिटी में जो चेंज आया उसके रिगार्डिंग कैसे उन्होंने रिएक्ट किया, तो ये सारी आपको व्यू मिलेंगे चैप्टर नंबर 5 में, जब रिवोल्ट होगा 1857 का। क्योंकि 1857 का जो रिवोल्ट था वो इसी चक्कर में हुआ था, वो यूनिफॉर्मिटी बनाने के चक्कर में कुछ रिलीजियस एंड कास्ट बैरियर्स को उन्होंने ध्यान नहीं रखा, और इंडिया में ये प्रॉब्लम बहुत उस टाइम भी था। ठीक है, तो इसी वजह से क्या हुआ, लोगों को अपने कास्ट एंड रिलीजियस फॉर्म्स वो नहीं छोड़ सकते थे। सो कंक्लूजन, thus the East India Company was transformed from a trading company to territorial colonial power। तो कंक्लूजन क्या हुआ, अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक कंपनी से टेरिटोरियल पावर बन गई थी, यानी कि एक तरह से उसका किंगडम इस्टेब्लिश हो गया था। The arrival of new steam technology in the early 19th century also aided this process। और पहले क्या होता था, जो शिप होते थे वो भी हाथ से ही चलाए जाते थे, तो इंग्लैंड से आने जाने में शिप्स को बहुत टाइम लगता था, बहुत लेबर लगती थी। अब इंजन बन गए थे, तो इंजन से
जो स्टीम शिप्स थे उसमें लेबर भी कम हो गई, उनके माल की आने जाने की स्पीड भी बढ़ गई, तो उससे उनका जो ट्रेड था वो और ज़्यादा एक्सपेंड हो गया। Till then it would take anywhere between 6 and 8 months to travel to India by sea. Steamship reduced the journey time to 3 weeks, enabling more Britishers and their family to come to a far off country like India. ठीक है, तो क्या होता था पहले तो कहाँ तो 7-8 महीने लगते थे इंग्लैंड से इंडिया आने में, बट बाद में वो टाइम जो था वो उतना नहीं रहा, तो इसलिए और ज़्यादा ब्रिटिशर्स अपनी फैमिली के साथ इंडिया आने लग गए। By 1857, the company came to exercise direct rule over 63% of territory and 78% of Indian subcontinental population। ठीक है, तो यानी कि इंडिया का जिसमें कि ये पूरा पाकिस्तान भी मर्ज कर सकते हैं, ठीक है, पूरा बांग्लादेश भी, यानी कि पहले ये आप इंडिया कहेंगे, ठीक है, पहले क्या था, ये इंडिया था। तो पूरे इंडिया का जो 63% टेरिटरी इलाका था वो ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में था, और पॉपुलेशन पूरे इंडिया की 78% पॉपुलेशन जो थी वो ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में थी। सो कंबाइन विद इट्स द इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन द रिमेनिंग टेरिटरी एंड पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, ईस्ट इंडिया कंपनी हैड वर्चुअली द होल इंडिया अंडर इट्स कंट्रोल। तो बाकी भी जो किंगडम्स थी वो भी इनडायरेक्टली रूल में ही थी, वो भी अपने बियॉन्ड पे कोई डिसीजन नहीं ले सकते थे, ठीक है। तो एक तरह से पूरे इंडिया पे ही ब्रिटिशर्स का कंट्रोल था, ठीक है। तो ये बेटा अपना चैप्टर पूरा हुआ, चैप्टर नंबर 2 फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी, ठीक है। तो इसमें जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस मैं आपको अलग वीडियो में बताऊंगा कौन से क्वेश्चन आपको कैसे करने हैं। ओके बेटा।